ये एक सच्ची कहानी है। एक ऐसे आदमी की जो सूट बूट में रहता था, हाथ में ब्रीफकेस लिए बड़े बड़े देशों की सरकारों से मिलता था, लेकिन असल में वो एक आर्थिक हिटमैन था। एक ऐसा जासूस जो गोली नहीं चलाता था पर देशों को घुटनों पर लाकर छोड़ता था। जॉन पर्किंस ने इस किताब में अपना पूरा कबूलनामा लिखा है। कैसे उसे अमेरिका की बड़ी कंपनियों और सरकार की तरफ से ट्रेन किया गया और कैसे उसने विकासशील देशों को कर्ज और वादों की चकाचौंध में फंसाकर उनकी आत्मनिर्भरता को चुपचाप नीलाम कर दिया। आप सोचते होंगे कि दुनिया युद्ध से चलती है, पर हकीकत ये है दुनिया इकोनॉमिक हथियारों से चलती है। देशों को युद्ध से नहीं, कर्ज से हराया जाता है। विकास की बात करके लोन दिए जाते हैं और जब वो देश चुका नहीं पाता तब उसके तेल, उसके संसाधन और उसकी राजनीति तक कब्जे में आ जाती है। ये कोई थ्योरी नहीं है, ये एक इनसाइडर की कबूल की गई हकीकत है। और इस हकीकत को सुनकर आपको शायद ये महसूस हो कि दुनिया जितनी साफ दिखती है उतनी है नहीं। चलिए अब आपको उस दुनिया के अंदर लेकर चलते हैं जहां विकास के नाम पर धोखा बिकता है और कर्ज के नाम पर आज़ादी छिनती है। स्वागत है किताबी मंजिल, आपके अपने हिंदी ऑडियो बुक चैनल में। चलिए चलते हैं चैप्टर 1 की ओर। चैप्टर 1, मासूम शुरुआत। जब मुझे नौकरी मिली, मैं सिर्फ एक साधारण युवा था। कॉलेज से निकलने के बाद मेरे मन में भी वही सपने थे जो हर किसी के होते हैं। एक अच्छी नौकरी, पैसा, नाम और एक स्थिर जीवन। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी नौकरी मुझे एक ऐसे रास्ते पर ले जाएगी जहां मैं सिर्फ आंकड़ों का खिलाड़ी नहीं रहूंगा, मैं एक आर्थिक युद्ध का सिपाही बन जाऊंगा। जॉन पर्किंस बताते हैं कि कैसे उन्होंने बॉस्टन की एक कंपनी मेन चास्टी मेन इंक्वायराइट में इंटरव्यू दिया। बाहर से यह एक इंजीनियरिंग फर्म लगती थी, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई कहीं ज्यादा गहरी थी। मेन कंपनी का असली काम था विकासशील देशों की सरकारों को विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के सपने दिखाना, फिर उन्हें लोन लेने पर मजबूर करना और अंततः उन्हें अमेरिका के आर्थिक शिकंजे में बांध देना। जॉन को इंटरव्यू में एक महिला मिली, क्लॉडिन, जिसने खुलासा किया कि उनका असली काम क्या होगा। वो एक इकोनॉमिक हिटमैन बनेंगे। नौकरी का नाम था चीफ इकोनॉमिस्ट, पर काम था धोखा। क्लाउडिन ने सिखाया, तुम्हारा काम है रिपोर्ट्स बनाना, आंकड़े दिखाना, ये साबित करना कि अगर ये देश अमेरिकी कंपनियों से लोन लेकर बड़े प्रोजेक्ट्स करे तो उनका भविष्य सुनहरा होगा। पर सच्चाई, वो देश उन प्रोजेक्ट्स से कर्ज में डूब जाते थे। उनका पैसा सिर्फ अमेरिकी कंपनियां खा जाती थीं, और जब वो देश लोन नहीं चुका पाते तब अमेरिका उनके तेल, संसाधनों और राजनीति पर कब्जा जमा लेता। जॉन हैरान थे, पर वो आकर्षित भी थे। पैसा, पावर, ग्लैमर, सब कुछ मिल रहा था। यहां से शुरू हुई उसकी ट्रेनिंग, जिसमें उसे सिखाया गया कि कैसे झूठ को सच बनाना है, कैसे रिपोर्ट्स को मोड़ना है और कैसे नेताओं को विश्वास दिलाना है कि वो जो कर रहे हैं वही सही है। एक जाल बुनना था, पर सोने के धागों से। पर्किंस लिखते हैं कि उन्हें कभी बंदूक नहीं चलानी पड़ी, पर उन्होंने देशों की आर्थिक स्वतंत्रता छीन ली, उनकी आत्मा पर हमला किया। और सबसे डरावनी बात, यह सब कुछ कानूनी था। जॉन का पहला मिशन था इंडोनेशिया, एक ऐसा देश जो हाल ही में भारी राजनीतिक बदलाव से गुजरा था। अमेरिका को वहां अपना प्रभाव बनाना था और इस युवा हिटमैन को भेजा गया विकास के नाम पर कर्ज का जाल फैलाने। पर्किंस इस चैप्टर में बताते हैं कि कैसे पहली बार उन्हें यह एहसास हुआ कि उनकी कलम एक हथियार है। जो दस्तखत वो कर रहे हैं वो किसी देश की आज़ादी छीन सकते हैं। ये एक खेल था, पर मोहरे इंसान थे, और जॉन अब उस खेल का हिस्सा बन चुके थे। अब सवाल ये नहीं था कि क्या वो पीछे हट सकते हैं, सवाल ये था क्या वो कभी खुद से नजर मिला पाएंगे। अगली कहानी उस देश की जिसे उन्होंने पहला निशाना बनाया। चैप्टर 2, इंडोनेशिया, पहला जाल। जॉन पर्किंस का पहला मिशन था इंडोनेशिया, वो देश जो अभी अभी एक क्रूर तानाशाही और राजनीतिक उथल पुथल से गुजरा था। अमेरिका को वहां स्थिरता नहीं चाहिए थी, उसे चाहिए था नियंत्रण। जॉन को भेजा गया विकास का वादा लेकर, लेकिन अंदर ही अंदर वो जानते थे
ये सिर्फ एक बहाना था। पर्किंस बताते हैं कि कैसे उन्होंने इंडोनेशियन सरकार को एक खूबसूरत सपना दिखाया। हम आपको बड़े बड़े बांध बनाएंगे, बिजली संयंत्र, सड़कें, पुल, सब कुछ आधुनिक। आप विकसित देशों की कतार में आ जाएंगे। पर यह सपना एक चुभती हुई चादर बन गया। सच ये था कि इन प्रोजेक्ट्स के लिए अरबों डॉलर के लोन चाहिए थे, और ये लोन वर्ल्ड बैंक और USAID जैसे संस्थानों से आते, जिनके नियम और ठेकेदार सब अमेरिकी थे। यानी पैसा घूमकर अमेरिका ही जाता। पर्किंस बताते हैं कि उनका काम था झूठे अनुमान बनाना, ऐसे इकोनॉमिक मॉडल जो दिखाते कि प्रोजेक्ट सफल होंगे, भले ही उन्हें पता हो कि ऐसा नहीं होगा, और इंडोनेशिया जैसे देश को मजबूर करना कि वो इस सब में शामिल हो। पर्किंस ने वहां के एक ईमानदार मंत्री का जिक्र किया, जो बार बार पूछता, क्या ये वाकई हमारे देश के लिए सही है? लेकिन जवाब में उसे सिर्फ चमचमाते ग्राफ और रिपोर्ट्स मिलते। जॉन लिखते हैं, मैंने पहली बार महसूस किया कि मैं किसी के सपनों को नहीं, उनके कर्ज का नक्शा बना रहा हूं। इंडोनेशिया ने लोन ले लिए, प्रोजेक्ट शुरू हुए, पैसा गया अमेरिकी कंपनियों को, पर इंडोनेशिया को क्या मिला? कर्ज का बोझ और एक आर्थिक गुलामी। चैप्टर 3, जादूगर की तरह रिपोर्ट्स बनाना। पर्किंस इस अध्याय में बताते हैं कि एक इकोनॉमिक हिटमैन बनने के लिए सबसे बड़ा हथियार है डाटा में जादू करना। उन्होंने सीखा था कि जो आंकड़े सामने रखे जाते हैं वो कभी भी पूरी सच्चाई नहीं बताते। सच्चाई वो होती है जो आंकड़ों के पीछे छुपाई जाती है। जॉन को रिपोर्ट्स बनानी होती थी जिसमें यह साबित करना होता कि प्रोजेक्ट से उस देश की GDP बढ़ेगी, नौकरियां आएंगी और विदेशी निवेश बढ़ेगा। लेकिन असल में क्या होता था? सिर्फ अमीरों को फायदा होता था। प्रोजेक्ट्स की वजह से गरीबों की जमीन छीनी जाती और सरकारी टैक्स का पैसा लोन चुकाने में डूब जाता। पर्किंस ने यह भी बताया कि कॉन्फिडेंस गेम कैसे खेला जाता है। पहले किसी देश को बताओ कि वो गरीब है क्योंकि उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। फिर उसे बताओ कि इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए तो लोन लो। फिर उसके लिए अमेरिकन कंपनियों से ठेके दिलवाओ। और अंत में जब वो लोन नहीं चुका पाए, IMF और वर्ल्ड बैंक उन्हें नियमों से बांध लें। पर्किंस लिखते हैं, मैं जादूगर बन चुका था, लेकिन मेरे जादू में किसी और की तबाही छुपी थी। चैप्टर 4, ईरान की कहानी, जब शाह को ताकत मिली। पर्किंस बताते हैं कि इंडोनेशिया के बाद उन्होंने एक और केस पढ़ा जो उन्हें भीतर तक हिला गया। ईरान की कहानी। 1950 के दशक में ईरान में एक लोकप्रिय नेता था, मोहम्मद मोसाद्देक। उसने ब्रिटिश और अमेरिकी कंपनियों को चुनौती दी थी और कहा था कि ईरान का तेल ईरान की संपत्ति है। अमेरिका को यह बर्दाश्त नहीं था। CIA ने वहां एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन अजेक्स, जिसमें मोसादेह को हटाकर शाह ऑफ ईरान को सत्ता में बैठाया गया। शाह ने अमेरिकी हितों को पूरा किया, लेकिन अपने देशवासियों को अत्याचार, भ्रष्टाचार और डर में जीने पर मजबूर किया। पर्किंस बताते हैं कि मोसादेह की गलती यह थी कि उसने अमेरिका के खिलाफ खड़े होने की कोशिश की। यह कहानी पर्किंस को समझाती है कि अगर कोई देश हिटमैन की बात नहीं मानता तो वहां गीदड़ नहीं, शेर भेजे जाते हैं। जॉन पर्किंस लिखते हैं, मैंने जाना कि मेरी कलम कभी कभी बंदूक से ज्यादा ताकतवर हो सकती है, और इसी एहसास ने उनकी आत्मा को पहली बार झकझोर दिया। अब सवाल सिर्फ ये नहीं था कि उन्हें क्या करना है, अब सवाल यह था कि वो जो कर रहे हैं क्या वो सही है। अगले चैप्टर में जब वो पहली बार सीधे राष्ट्रपति से मिलने जाते हैं। चैप्टर 5, पनामा, एक दोस्त जो राष्ट्रपति था। जॉन पर्किंस अब पनामा की ओर बढ़ते हैं, एक छोटा देश पर रणनीतिक रूप से बेहद अहम। वहां उन्हें मिलवाया गया ओमार टोरिहोजा से, पनामा का राष्ट्रपति। लेकिन पर्किंस को जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वो यह कि यह राष्ट्रपति दबाव में झुकने वाला नहीं था। वो अमेरिका के इशारों पर नहीं नाचता था। टोरिहोजा ने पर्किंस से कहा, मैं अपने देश के लिए खड़ा हूं। अगर तुम्हारे प्रोजेक्ट्स पनामा के गरीबों के लिए फायदेमंद नहीं हैं तो मैं मंजूरी नहीं दूंगा। जॉन को पहली बार कोई ऐसा मिला
जो आर्थिक हिटमैन की चालें समझता था। टोरीहोजा भ्रष्ट नहीं था। वो चाहता था सस्ती बिजली पर हर घर तक पहुंचे, स्कूल खुले सिर्फ अमीरों के लिए नहीं, और पनामा की संपत्ति पनामा वासियों के लिए हो। पर्किंस उसे पसंद करने लगे, पर यहीं शुरू होता है उनका अंतर्द्वंद्व। मैं उस आदमी के लिए काम नहीं कर सकता जो सच में अपने देश के लिए लड़ रहा है, क्योंकि मेरा काम तो उसे अमेरिकी जाल में फंसाना है। जॉन ने टोरीहोजा से वादा किया था, मैं तुम्हारे लिए एक ईमानदार रिपोर्ट बनाऊंगा। लेकिन उन्होंने देखा कि अमेरिका का खेल इससे भी बड़ा है, क्योंकि जल्द ही टोरीहोजा की एक प्लेन क्रैश में मौत हो जाती है। पर्किंस लिखते हैं, वो कोई एक्सीडेंट नहीं था, वो एक संदेश था जो हमारा साथ नहीं देगा, उसका अंजाम यही होगा। चैप्टर 6, इक्वाडोर, लोन, झूठ और लूट। जॉन का अगला टारगेट बना इक्वाडोर। वहां के राष्ट्रपति जाइमे रोल्डोस को अमेरिका का दोस्त बनाना था। पर्किंस को वहां एक बिजली प्रोजेक्ट के लिए रिपोर्ट बनानी थी जो इक्वाडोर की अर्थव्यवस्था को बदल सकता था। पर सच ये था कि ये प्रोजेक्ट भी वही पुराना फॉर्मूला दोहराता, अरबों डॉलर का कर्ज, अमेरिकी कंपनियों को ठेके, इक्वाडोर की जमीनों पर कब्जा और जनता को सिर्फ कर्ज का भार। पर्किंस ने रिपोर्ट लिखी, लेकिन उन्हें फिर वही बेचैनी महसूस हुई, क्योंकि रोल्डोस भी वो नेता था जो अपने लोगों के लिए खड़ा था। रोल्डोस ने पर्किंस को कहा, मैं जानता हूं तुम कौन हो और जानता हूं ये खेल क्या है, लेकिन मैं बिकने वालों में नहीं हूं। फिर वही हुआ जो पहले हुआ था। कुछ महीनों बाद जाइमे रोल्डोस की भी एक प्लेन क्रैश में मौत हो गई। पर्किंस अब टूट चुके थे। मैंने 2 ऐसे राष्ट्राध्यक्षों को मरते देखा जो सच्चे थे और अमेरिका की साजिश को समझते थे। अब जॉन को यह समझ आ चुका था, मैं सिर्फ एक इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, मैं एक हथियार हूं एक देश को गुलाम बनाने का। चैप्टर 7, सऊदी अरब, सबसे बड़ा सौदा। जॉन पर्किंस अब एक मिशन पर भेजे गए जहां कोई बम नहीं फटा, कोई तख्ता पलट नहीं हुआ। फिर भी अमेरिका ने जीत हासिल की। वो था सऊदी अरब। 1970 के दशक में सऊदी अरब के पास था कच्चा तेल और अमेरिका को चाहिए था उसका पूरा नियंत्रण। पर्किंस की टीम ने एक डील तैयार की। अमेरिका सऊदी अरब को सुरक्षा देगा, टेक्नोलॉजी देगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करेगा। बदले में सऊदी अरब अपना तेल केवल US डॉलर में बेचेगा और अरबों डॉलर अमेरिका में ही रीइन्वेस्ट करेगा। इस सौदे को कहा गया पेट्रो डॉलर डील। यह अमेरिका के लिए जैकपॉट था। जॉन बताते हैं, यह सौदा किसी मिसाइल से भी ज्यादा शक्तिशाली था, क्योंकि इसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को US डॉलर से बांध दिया। पर्किंस ने वहां भी वही किया। प्रोजेक्ट्स की फर्जी ग्रोथ रिपोर्ट्स बनाई, आर्थिक संभावनाओं को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया और एक नया अमेरिका सऊदी गठबंधन बना दिया। लेकिन उन्हें याद रहता है एक बात, हमने एक ऐसे देश को विकसित किया, पर वहां आज भी औरतें गाड़ियों में नहीं बैठ सकती थीं। ये विकास किसके लिए था? पर्किंस जानते थे उनका काम सिर्फ ताकतवरों के लिए ही था। अगले अध्याय में जब वो खुद को छोड़कर अपनी आत्मा से सवाल पूछने लगे। चैप्टर 8, जापान का आर्थिक चमत्कार और एक अमेरिकन हिटमैन की जलन। जॉन पर्किंस बताते हैं कि कैसे 1970 के दशक में जापान ने अमेरिकी सपने को चुनौती दे दी थी। जहां कभी अमेरिका का वर्चस्व था, वहां जापानी कंपनियां आगे निकलने लगीं, टेक्नोलॉजी में, ऑटोमोबाइल्स में और यहां तक कि विकासशील देशों में निवेश में भी। जॉन ईमानदारी से स्वीकार करते हैं कि उन्हें जापान की यह तरक्की अच्छी नहीं लगती थी। उन्हें लगता था कि उनका मिशन अमेरिका की सत्ता को बनाकर रखना अब खतरे में है। उन्हें याद आता है जब वह इंडोनेशिया जैसे देशों में अमेरिका की आर्थिक योजना लेकर जाते थे, लेकिन अब वहां जापानी इंजीनियर्स पहले से मौजूद होते थे, साफ सुथरे सूट में, तकनीकी रिपोर्ट्स के साथ और बिना किसी राजनीतिक दबाव के। जॉन कहता है, मैं एक आर्थिक हिटमैन था, पर जापान के सामने मेरी चालें भी बौनी लग रही थीं। ये अध्याय यह दर्शाता है कि कैसे केवल सैन्य शक्ति नहीं, बल्कि आर्थिक होशियारी भी एक देश की असली ताकत बन सकती है। चैप्टर 9, ईरान,
तख्तापलट और तेल की राजनीति। जॉन हमें पीछे ले जाते हैं 1953 में ईरान में। प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसाद्देक को लोकतांत्रिक तरीके से चुना गया था, लेकिन उन्होंने एक गलती कर दी। उन्होंने ईरान का तेल राष्ट्रीयकरण कर दिया। यह अमेरिका और ब्रिटेन को गवारा नहीं था। CIA ने तख्तापलट प्लान किया और उसे अंजाम दिया। एक आर्थिक हिटमैन की शुरुआती स्क्रिप्ट यही थी। जॉन पर्किंस समझाते हैं कि कैसे तख्तापलट के बाद एक नई परंपरा शुरू हुई। अमेरिका अब युद्ध नहीं करता था, वो हिटमैन भेजता था। कंसल्टेंट्स, इकोनॉमिस्ट्स, इंजीनियर्स, जो विकास के नाम पर देश को कर्ज में डुबोते, फिर उनका तेल और नीति हथिया लेते। ईरान का यह केस सिर्फ इतिहास नहीं है, यह अमेरिका की आर्थिक कूटनीति का पहला बड़ा प्रयोग था। जॉन कहते हैं, हमने मिसाल बनाई कि अगर कोई राष्ट्र अमेरिका के आर्थिक इशारों पर नहीं चलेगा तो उसके साथ क्या होगा। चैप्टर 10, इंडोनेशिया, कर्ज का सुनहरा जाल। जॉन को अब इंडोनेशिया भेजा गया, एक देश जो प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर था पर बेहद गरीब। उसका राजनीतिक इतिहास भी उथल पुथल से भरा था। यहां जॉन का मिशन था एक ऐसा विकास प्रोजेक्ट बनाना जो दिखे तो देशभक्ति जैसा, लेकिन भीतर से पूरी तरह अमेरिका के पक्ष में हो। बिजली के बड़े बड़े ग्रिड्स, बांध और सड़कें, सब कुछ ऐसे डिजाइन किया गया कि इंडोनेशिया को अरबों डॉलर का कर्ज लेना पड़े। पर जॉन बताते हैं, हम जानते थे कि ये देश कभी कर्ज चुका नहीं पाएगा और यही हमारी जीत थी, क्योंकि जब वो नहीं चुका पाएगा तब अमेरिका उसकी नीतियों, तेल और अंतर्राष्ट्रीय वोटिंग पावर पर कब्जा कर सकेगा। विकास की आड़ में ये एक बहुत ही योजनाबद्ध आर्थिक गुलामी थी। जॉन एक घटना का जिक्र करते हैं जब उन्होंने इंडोनेशियाई नेताओं को इतनी चिकनी चुपड़ी बातें सुनाई कि वो मुस्कुराते रहे, लेकिन उनके दिल में संदेह था और जॉन जानता था यही तो उसकी कला थी। चैप्टर 11, एक नया टारगेट, कोलंबिया और ड्रग्स की एड। जॉन पर्किंस बताते हैं कि 1980 के दशक में अमेरिका की नज़र कोलंबिया जैसे देशों पर टिक गई थी। वजह सिर्फ एक नहीं थी। कोलंबिया में ड्रग्स की समस्या एक बड़ा मुद्दा था, लेकिन पर्दे के पीछे चल रहा था एक और खेल, तेल, पानी और जंगलों की संपत्ति पर कब्जा। जॉन बताते हैं कि कैसे उन्होंने और उनकी टीम ने कोलंबिया सरकार को भारी कर्ज देने की योजना बनाई, एक ऐसी योजना जो देश को आधुनिक बनाएगी, पर कागजों में। हम उन्हें दिखाते थे ग्राफ, मॉडल्स और आर्थिक ग्रोथ की कहानियां, पर वो ग्रोथ कभी उनके आम लोगों तक नहीं पहुंचती थी। कोलंबिया के नेताओं को बताया गया, अगर आप अमेरिका का साथ देंगे तो आपको सुरक्षा भी मिलेगी, तकनीक भी और अमरीकी समर्थन भी, लेकिन इसकी असली कीमत थी आत्मनिर्भरता खो देना। जॉन कहते हैं, हमने वहां भी वही किया, सपनों की आड़ में कर्ज का जाल फैला दिया। चैप्टर 12, सऊदी अरब, अमीरों की जालसाजी का सबसे परिष्कृत उदाहरण। जॉन अब हमें ले जाते हैं उस देश की ओर जो अमेरिका के सबसे करीबी आर्थिक सहयोगियों में से एक बन गया, सऊदी अरब। तेल से भरे इस देश को अमेरिका ने एक मॉडल क्लाइंट की तरह ट्रीट किया। जॉन बताते हैं कि किस तरह अमेरिका ने एक गुप्त डील की। अमेरिका सऊदी को सुरक्षा और टेक्नोलॉजी देगा और बदले में सऊदी सारा तेल डॉलर में ही बेचेगा, जिसे पेट्रो डॉलर कहा गया। इस व्यवस्था से न केवल अमेरिका को अपार मुनाफा हुआ, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था डॉलर के इर्द गिर्द घूमने लगी। ये हमारे लिए सबसे सफल हिट था। एक भी गोली नहीं चली, पर पूरी दुनिया हमारी मुद्रा पर निर्भर हो गई। पर सऊदी अरब में जो विकास हुआ वो राजघराने और कुछ अमीर व्यापारियों तक ही सीमित रहा। जॉन ने देखा कि कैसे एक ओर महंगे होटल, एयरपोर्ट और आलीशान इमारतें बन रही थीं, वहीं दूसरी ओर आम जनता बेरोजगारी और गरीबी में जी रही थी। हमने उन्हें सपने बेचे और उन्होंने हमें अपनी आत्मा। चैप्टर 13, एक व्यक्तिगत संघर्ष। क्या मैं सिर्फ एक शिकारी हूं? जॉन पर्किंस अब खुद से सवाल करने लगे थे। वो मानते हैं कि उन्होंने जो काम किया
वो सीधा आर्थिक उपनिवेशवाद था। हर देश में एक ही पैटर्न था, सपने दिखाओ, कर्ज दो, विकास के नाम पर देश को जकड़ लो। पर अब उन्हें अपने भीतर एक गहरी बेचैनी महसूस हो रही थी। क्या मैं वाकई में लोगों की मदद कर रहा हूं या फिर सिर्फ उनका इस्तेमाल कर रहा हूं? जॉन याद करते हैं जब उन्होंने एक मासूम स्थानीय इंजीनियर से बात की जो मानता था कि उसके देश में असली बदलाव आ रहा है। लेकिन जॉन जानता था ये बदलाव सिर्फ आंकड़ों में था, जमीनी सच्चाई में नहीं। यह अध्याय उस अंतरात्मा की आवाज का परिचय है जो एक हिटमैन के भीतर जागने लगी थी। चैप्टर 14, पनामा, एक राष्ट्र जो विरोध नहीं कर सका। जॉन परकिंस हमें लेकर चलते हैं पनामा की ओर, एक छोटा सा देश जिसकी जगह कागज पर भले छोटी थी, लेकिन रणनीतिक रूप से वह अमेरिका के लिए बेहद अहम था। यहां की असली दौलत थी पनामा कैनाल। अमेरिका चाहता था कि वहां का राष्ट्रपति ओमार टोर्रिजोस अमेरिका के इशारों पर चले, लेकिन टोर्रिजोस अलग था। वह अपने देश की असली भलाई चाहता था, न कि विदेशी प्रभाव में आकर समझौते करना। जॉन बताते हैं, हमने टोर्रिजोस को भी वही ऑफर दिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, पैसा, विकास, पर उसने ठुकरा दिया। इसलिए परकिंस को वहां के अन्य अधिकारियों को प्रभावित करने का काम सौंपा गया। लेकिन असली कहानी तब बदलती है जब कुछ महीनों बाद ओमार टोर्रिजोस एक संदिग्ध विमान दुर्घटना में मारे जाते हैं। जॉन लिखते हैं, मुझे आज भी शक है कि वो एक हादसा नहीं, एक प्लान था। पनामा अब पूरी तरह अमेरिकी प्रभाव में था। चैप्टर 15, इक्वाडोर, जब पर्यावरण भी बिकने लगा। अगला मोर्चा था इक्वाडोर। यह देश प्राकृतिक संसाधनों से भरा हुआ था, तेल, जंगल और जैव विविधता, और यही चीज अमेरिका को वहां खींच लाई। जॉन परकिंस को आदेश मिला इक्वाडोर को अरबों डॉलर का कर्ज दिलवाना ताकि अमेरिकी कंपनियां वहां के तेल क्षेत्र में घुस सकें। हमने उनकी जमीन, उनके जंगल और उनके पानी को सिर्फ एक एक्सेल शीट में डाल दिया, जैसे वो कोई इन्वेंट्री आइटम हो। इक्वाडोर के राष्ट्रपति जाइमे रोल्डोस भी ओमार टोर्रिजोस जैसे थे, देशभक्त और विदेशी हस्तक्षेप के खिलाफ। उन्होंने यह कहकर सबको चौंका दिया कि वह अपने देश की संप्रभुता से समझौता नहीं करेंगे। पर एक बार फिर परकिंस को डर लगा, क्या जाइमे भी टोर्रिजोस की तरह मारा जाएगा? और फिर वही हुआ। जाइमे रोल्डोस की भी एक संदिग्ध विमान दुर्घटना में मौत हो गई। जॉन लिखते हैं, एक और राष्ट्रवादी नेता, एक और दुर्घटना और एक और राष्ट्र जो अब पूरी तरह से नियंत्रण में था। चैप्टर 16, सौदे, लालच और मौन का जाल। परकिंस इस अध्याय में अपने काम की असल सच्चाई को स्वीकार करते हैं। वो बताते हैं कि एक इकोनॉमिक हिटमैन का सबसे बड़ा हथियार होता है मौन और भ्रम। विकास की बातें, चमकदार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, अरबों डॉलर की योजनाएं, सब दिखावे के लिए होते हैं। असल में हम सिर्फ अमीर देशों के हितों की रक्षा कर रहे थे और गरीब देशों को धीरे धीरे दिवालिया बना रहे थे। परकिंस खुद इस जाल में फंसते जा रहे थे। उन्हें शानदार तनख्वाह मिल रही थी, लग्जरी होटलों में रहना, नेताओं के साथ डिनर करना, पर हर रात एक सवाल उन्हें सोने नहीं देता था, क्या मैं सच में मदद कर रहा हूं या मैं बस एक धोखेबाज हूं? वे बताते हैं कि धीरे धीरे उन्हें समझ में आया कि ये सिर्फ एक जॉब नहीं थी, ये एक पूरी व्यवस्था थी जो हर उस देश को निगलने को तैयार थी जो स्वतंत्र रहने की कोशिश करता। चैप्टर 17, सऊदी अरब, तेल का सुनहरा पिंजरा। जॉन परकिंस इस अध्याय में बताते हैं कि 1970 के दशक के अंत में अमेरिका को सबसे ज्यादा चिंता थी तेल। 1973 के ऑयल एम्बार्गो के बाद अमेरिका को यह एहसास हुआ कि अगर उसने मध्य पूर्व को नियंत्रित नहीं किया तो उसकी आर्थिक नींव हिल सकती है, और इसीलिए सऊदी अरब सबसे बड़ा लक्ष्य बना। परकिंस को सऊदी सरकार से एक समझौता करवाने भेजा गया जिसमें यह तय किया गया कि अमेरिका सऊदी अरब में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा व्यवस्था बनाएगा, बदले में सऊदी अरब हमेशा अपने तेल का उत्पादन बढ़ाएगा और अमेरिकी डॉलर में ही व्यापार करेगा। परकिंस कहते हैं,
ये एक वैध सौदा नहीं था, ये एक वैचारिक गुलामी थी। अमेरिका ने अरबों डॉलर खर्च किए सऊदी में एयरपोर्ट, हाईवे और सैन्य बेस बनाने में, लेकिन इन सब का फायदा किसे मिला? अमेरिकी कंपनियों को, अमेरिकी बैंकों को और अमेरिकी डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स को। जॉन बताते हैं, हमने तेल को साध लिया लेकिन उस देश की आत्मा को कैद कर दिया। वह मानते हैं कि सऊदी अरब आज भी उस सौदे के बाद एक चमकदार पिंजरा है जहां सब कुछ है पर स्वतंत्रता नहीं। चैप्टर 18, आत्मा की लड़ाई। कब कोई इकोनॉमिक हिटमैन टूटता है? पर्किंस इस अध्याय में बहुत ही भावुक होकर स्वीकारते हैं कि उन्हें हर दिन अपने भीतर की आवाज से लड़ना पड़ता था। हर बार जब वो किसी देश को कर्ज के जाल में फंसाते, हर बार जब वो नेताओं को लुभाते, हर बार जब वो विकास के नाम पर विनाश की नींव डालते, तो वो खुद को खोते जा रहे थे। एक इकोनॉमिक हिटमैन बनने के लिए आपको दूसरों की पीड़ा को नजरअंदाज करना पड़ता है और अपनी आत्मा को सुलाना पड़ता है। पर जॉन की आत्मा चुप नहीं रही। एक दिन उन्हें अमेज़न जंगलों की यात्रा पर भेजा गया, वहां के आदिवासी समुदाय से बात करने। उन्होंने देखा कि वे लोग कितने सरल, कितने संतुलित और कितने सच्चे थे, और कैसे उनकी जिंदगी उस तथाकथित विकास से तहस नहस हो रही थी। पर्किंस लिखते हैं, उन बच्चों की आंखों में मैं अपने झूठ को साफ साफ देख पा रहा था। यही वो मोड़ था जहां उन्होंने अंदर ही अंदर तय कर लिया, बस अब और नहीं। चैप्टर 19, स्वीकृति और सच्चाई की कड़वी कलम। पर्किंस अब तक अपने काम से इतना ऊब चुके थे कि उन्होंने तय किया वो यह सब छोड़ देंगे। लेकिन छोड़ना आसान नहीं था। कॉरपोरेट वर्ल्ड में जहां आप सरकारों को हिलाने की ताकत रखते हैं, वहां से एकदम बाहर निकलना एक तरह की बगावत थी। मैंने जब सच्चाई लिखनी शुरू की तो मुझे धमकियां मिली। प्रकाशक पीछे हट गए, जान पहचान के लोग दुश्मन बन गए और कई बार ऐसा लगा कि जान को खतरा है। पर पर्किंस ने हार नहीं मानी। मैंने किताब इसलिए लिखी क्योंकि मैं जानता हूं अगर मैंने सच नहीं बताया तो मैं भी उन्हीं में गिना जाऊंगा जिन्होंने सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं किया। इस चैप्टर में पर्किंस कई सच्चे नाम और घटनाओं का खुलासा करते हैं, जिनमें CIA की भूमिका, वॉल स्ट्रीट का दबाव और वर्ल्ड बैंक का कर्ज जाल शामिल है। उनका मानना है कि ये किताब सिर्फ एक स्वीकारोक्ति नहीं है, ये एक आवाज है उन सभी देशों और लोगों के लिए जिनकी जिंदगी इस सिस्टम ने तबाह की। चैप्टर 20, जागृति की कीमत, जब सच्चाई की कलम ही हथियार बन जाए। जॉन पर्किंस की जिंदगी का सबसे निर्णायक मोड़ वो नहीं था जब उन्होंने किसी देश को IMF के जाल में फंसाया या कोई अरबों डॉलर का प्रोजेक्ट पास करवाया, बल्कि वो था जब उन्होंने पहली बार अपने हाथों से सच लिखना शुरू किया। मैंने सब कुछ किया, पैसे कमाए, सत्ता को छुआ और फिर आत्मा को खो दिया। पर्किंस अब अमेरिका लौट चुके थे। वो कोई प्रोजेक्ट पर नहीं थे, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कोई चाल नहीं, बस अकेले। पर वो शांति नहीं थी, वो एक अंतर्द्वंद्व था। हर सुबह जब वो अपने आईने में खुद को देखते, उन्हें वो चेहरे याद आते जिनसे उन्होंने वादे किए थे। वो किसान जो बांध बनने से अपनी जमीन खो बैठे, वो नेता जिसने सोचा था वह अपने देश की सेवा कर रहा है, और वो बच्चे जिनकी आंखों में एक भविष्य की उम्मीद थी जो कभी आया ही नहीं। पर्किंस कहते हैं, मैं जानता था कि अगर मैंने चुप रहकर अपनी जिंदगी जी ली तो मैं एक और इकोनॉमिक हिटमैन ही रहूंगा जो मर गया लेकिन जिंदा था। किताब लिखने का फैसला और उसका डर। पर्किंस ने कई सालों तक किताब लिखी, फिर फाड़ दी, फिर दोबारा लिखी, फिर छुपा दी। क्यों? क्योंकि उन्हें लगातार धमकियां मिल रही थीं। कभी उनके पब्लिशर को कॉल आता, कभी कोई जान पहचान वाला उन्हें एडवाइस करता, और कभी कभी तो अजनबी लोग उनके घर के आसपास घूमते पाए जाते। उन्होंने कभी मुझे सीधे धमकी नहीं दी, लेकिन उन्होंने हर रास्ता बंद करने की कोशिश की। जॉन पर्किंस को लगा कि शायद वो कभी भी यह किताब पब्लिश नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर एक दिन उन्होंने खुद से पूछा, क्या मेरी चुप्पी उन हजारों मासूमों की तकलीफ से बड़ी है? स्वीकारोक्ति और एक नया मिशन।
2004 में आखिरकार किताब कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन पब्लिश हुई। दुनिया हिल गई। वर्ल्ड बैंक के अंदर लोग इस किताब को छुप छुप कर पढ़ रहे थे। यूनिवर्सिटीज़ में इसे सिलेबस में डाला गया और पहली बार ग्लोबल इकोनॉमी के पर्दे के पीछे की असलियत लोगों के सामने आई। पर्किंस कहते हैं, मैं जानता हूं कि यह किताब मेरी जिंदगी को खतरे में डालती है, लेकिन अगर मैं नहीं बताऊंगा तो कौन बताएगा। इसके बाद पर्किंस ने एक नया मिशन शुरू किया। वो अब प्रोजेक्ट होप जैसी संस्थाओं के साथ मिलकर विकासशील देशों में काम करने लगे। उन्होंने इंडिजिनस कम्युनिटीज को सपोर्ट करना शुरू किया और जहां पहले वो देशों को IMF के कर्ज में फंसाते थे, अब वो उन्हें बाहर निकालने की राह बताने लगे। क्या यह सब बदल जाएगा? पर्किंस यथार्थवादी हैं। वो मानते हैं कि यह सिस्टम बहुत बड़ा है, एक किताब से नहीं बदलेगा, लेकिन हर सच जो किसी ने साहस से कहा वो एक बीज बन जाता है और एक दिन वो बीज एक क्रांति बनता है। वो मानते हैं कि जब लोग जागेंगे, जब आम इंसान ये समझेगा कि उसका टैक्स कैसे खेल बन चुका है, जब वो सवाल करेगा, तब बदलाव होगा। उनकी अंतिम बात आपके लिए एक संदेश। पर्किंस आखिर में कहते हैं, मैं इकोनॉमिक हिटमैन था और मैंने जो किया उसके लिए मुझे पछतावा है, लेकिन पछतावा ही रास्ता नहीं है, कर्म ही है। अगर आप इस किताब को सुन रहे हैं तो शायद आप भी कुछ कर सकते हैं। एक छोटी सी आवाज बन सकते हैं जो कभी ना कभी गूंज बन जाती है। फाइनल कंक्लूजन। एक किताब जो आपके सोचने का तरीका बदल सकती है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक ऐसी दुनिया की परतें हैं जिसे हम कभी देख नहीं पाते और कभी देखने नहीं चाहते। जॉन पर्किंस की स्वीकारोक्ति हमें ये नहीं बताती कि सब बुरा है, बल्कि ये बताती है कि अगर एक इंसान जो उस सिस्टम का हिस्सा था जाग सकता है तो हम भी जाग सकते हैं। और अगर आप इस सफ़र में हमारे साथ थे तो अगली किताब ज़रूर सुनिए, 33 Strategies of War by रॉबर्ट ग्रीन। लिंक डिस्क्रिप्शन